बच्चों, आज हम छठी कक्षा के गणित का अध्याय पूर्ण संख्याएं समझेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि हम 1, 2, 3, 4 आदि को प्राकृत संख्याएं या गिनती गिनने वाली संख्याओं के नाम के साथ जानते हैं। आओ आज हम यह सीखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं की परवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या को कैसे जान सकते हैं। बच्चों, दी गई प्राकृत संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम 16 में 1 और जोड़ दें तो वह 17 बन जाएगा। इस तरह 16 का परवर्ती 17 हुआ, 19 का परवर्ती 20 हुआ और इसी प्रकार आगे चलते रहते हैं। जैसे कि 20 का परवर्ती 21, 22 का परवर्ती 23 इत्यादि। इसी तरह 16 संख्या 17 से ठीक पहले आती है। इस तरह 16 पूर्ववर्ती है 17 की। अगर 17 में 1 कम कर दें तो 16 आता है, जो कि 17 का पूर्ववर्ती संख्या है। इसका मतलब अगर हम किसी संख्या में से 1 को घटा दें तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 का पूर्ववर्ती क्या है तो आप क्या कहोगे? 19। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज आपने यह सीखा कि दी गई प्राकृत संख्या की परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको 2 संख्याएं दिखाऊंगा जिसकी आपने परवर्ती संख्या पता करनी है। तो ये देखिए, 10 और 18। अब मैं 2 और संख्याएं आपको दिखाऊंगा जिनकी पूर्ववर्ती संख्याएं आपको पता करनी है। तो देखिए, 22 और 35। चलो बच्चों, अब हम यह देखते हैं कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसकी कोई परवर्ती संख्या ना हो। सोचो बच्चों, क्या कोई आखिरी प्राकृत संख्या होती है? हम देखते हैं कि हम अगर कोई भी प्राकृत संख्या ले लें, अगर हम उसमें 1 जोड़ दें तो हमारे पास उसकी अगली अर्थात परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 2 जमा 1 3, 3 जमा 1 4 इत्यादि ऐसे चलता रहेगा। इसलिए हमें यह परिणाम मिला कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ढूंढ ही नहीं सकते। बच्चों, अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं। क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या न हो? सोचो बच्चों। चलो हम साथ में सोचते हैं। जैसे 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2 है, 2 की पूर्ववर्ती संख्या 1 है, लेकिन 1 की पूर्ववर्ती संख्या को पता ही नहीं कर सके, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू ही 1 से होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। तो बच्चों, हमें 0 यानी 0 की आवश्यकता है, क्योंकि हम 1 की पूर्ववर्ती 0 यानी 0 लेते हैं। तो बच्चों, हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या के संग्रह में हम 0 को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं, तो फिर प्राकृत संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। इस प्रकार हम 1, 2, 3 आदि संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहेंगे और 0, 1, 2, 3 आदि संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहेंगे। बच्चों, अब आप मुझे बताओ,
क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? सोचो बच्चों। और क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों के हल जानते होंगे। बच्चों, अब हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याओं के साथ साथ संख्या रेखा के बारे में भी जानेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहली संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो कि 1 से शुरू होती हैं, फिर 2, 3 आदि, और यह अनंत रूप तक चलती हैं, कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को ढूंढ नहीं सके और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हुई। अगर हम इन संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य। ऐसे ही जैसे प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है, उसी तरह पूर्ण संख्याओं का भी कोई अंत नहीं है, ये भी अनंत हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दें तो हम इन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जो कि अनंत तक होती हैं, और हम इस पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए हमने 2 कार्ड बनाए हैं। हमने ऋणात्मक संख्या और सकारात्मक 2 कार्ड बनाए हैं। हमने एक संख्या रेखा भी बनाई है। आज हम सीखेंगे कि इन्हें संख्या रेखा में कैसे दर्शाते हैं। अब हम ऋणात्मक और सकारात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। यह एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में शून्य से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं और दाईं ओर सकारात्मक संख्याएं लेते हैं। तो अब हम इन संख्याओं पर आएगा। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह संख्या रेखा बड़ी नहीं है, लेकिन यह एरो संख्या रेखा में यह दर्शाती है कि यह संख्या रेखा खत्म नहीं हुई, यह अनंत तक चलती है। तो आप इससे बड़ी संख्या रेखा बनाकर इससे बड़ी संख्या को भी दर्शा सकते हो। इसी तरह अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो बच्चों, यह बात आपके हमेशा याद रखनी है कि संख्या रेखा की दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से हमेशा बड़ी होती है। जैसे कि +5 +1 की दाईं ओर है, इसलिए +5 +1 से बड़ा है। इसी तरह अगर हम दोनों घटाओ संख्याओं में तुलना करें, जैसे -5 और -10, तो इसमें -5 -10 के दाईं ओर है, इसलिए -5 -10 से बड़ा है। इस तरह अगर हम ऋणात्मक और सकारात्मक दोनों संख्याओं को देखें तो +1 -5 की दाईं ओर, इसलिए +1 -5 से बड़ा है। इस तरह बच्चों, आपको तुलना करनी आ गई होगी और कौन सी संख्या संख्या रेखा में बड़ी है और कौन सी छोटी है, यह भी आप अच्छे से जान चुके होंगे। इसलिए यह याद रखें कि जो संख्या दाईं ओर है बड़ी है। मैंने ये नहीं कहा शून्य के दाईं ओर। जो भी संख्या रेखा में दाईं ओर है बड़ी है, और जो बाईं ओर है वह छोटी है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? आप बताइए। इसका सही उत्तर है
98। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को विभाजन करना आता है, पर आपने अक्सर अपने अध्यापक को यह कहते सुना होगा कि शून्य के साथ विभाजन करना संभव नहीं है। वह आपको बार बार कहते हैं, लेकिन आप फिर भी कभी-कभी भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 2/0 है तो आप उसका उत्तर 2 ही लिख देते हैं, और 3/0 है तो इसका उत्तर 3 ही लिख देते हैं। तो बच्चों, हमें यह याद रखना बहुत जरूरी है कि शून्य से विभाजन करना संभव नहीं है। अब हम इस बात को एक क्रिया के साथ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम कुछ भी क्रिया के साथ करते हैं तो हमें वह चीज हमेशा याद रहती है, और हमें इस क्रिया से यह हमेशा याद रहेगा कि शून्य के साथ विभाजन करना संभव नहीं है। बच्चों, जैसे हम विभाजन की एक उदाहरण करते हैं, जैसे हम 7/3 करते हैं। बच्चों, आप कैसे करते हो? अगर आप 7/3 करते हो तो आप 7 को बीच में रखकर 3 के साथ विभाजन करते हैं। अब आप 3 का पहाड़ा पढ़कर 7 से छोटे अंक को देखते हैं। जैसे 3 के पहाड़े में 6 2 पर आता है, तो हमारे पास शेषफल 1 बचता है। अब हम देखते हैं कि भाग असल में हो क्या रहा है। देखो बच्चों, ध्यान से हमने यह क्रिया की है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि विभाजन एक प्रकार की दोहराती हुई घटाव है। जैसे बच्चों, हमारे पास 7/3 था, इसके लिए हमारे पास 7 गीटियां हैं। हमने इसमें से 3 गीटियां निकाल ली, तो हमारे पास 4 गीटियां बची। इसमें से हमने फिर से 3 गीटियां निकाल दी, तो 1 गीटी बची। इसका भी शेषफल 1 बचता है, और 2 इसका भी विभाजन फल है। कैसे 2? बच्चों, यहां पर 2 बार घटाने से 3 से कम गीटियां बची हैं, इसलिए विभाजन फल 2 है और बाकी 1। बच्चों, पहले इन दोनों को अच्छी तरह देखें। हम यह बताना चाहते हैं कि असल में जो भाग यानी विभाजन है, वह दोहराती हुई घटाव की क्रिया है। आपने कितने घटाने हैं? जिसके साथ हम विभाजन करते हैं उस अंक को घटाते जाना है जब तक बाकी बचा हुआ अंक विभाजन अंक से कम ना हो जाए। अब हम 7/0 करके देखते हैं। इसके लिए भी हम उसी प्रकार 7 गीटियां लेंगे। जैसे पहली क्रिया में 3 विभाजन था तो 3 गीटियां निकाल दी थी, लेकिन इस बार 0 विभाजन है। अगर हम 0 से घटाव करते हैं तो 7 ही बचेगा। फिर 0 के साथ घटाव करेंगे और हमें घटाव को तब तक दोहराते रहना है जब तक गीटियां विभाजित अंक से छोटी नहीं रह जाती। जैसे पिछली क्रिया में हमने देखा कि 3 विभाजित अंक को घटाव करने पर 1 बाकी बच जाता है, लेकिन इस विभाजन में जितनी बार भी घटाव करोगे तो 7 ही आएगा और बाकी बचा हुआ अंक ना तो छोटा हुआ है, वह वैसा ही है, यानी 7 आ रहा है। इस तरह आप जितनी बार भी घटाओ या विभाजन कर लें, यह घटाव कभी भी खत्म नहीं होगा। इस प्रकार हमें इससे
यह पता चलता है कि शून्य के साथ विभाजन करना संभव नहीं है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं कि दोहराती हुई घटाव कैसे होगी। इसमें हम 10 को 4 के साथ विभाजन करेंगे। इसके लिए पहले हम 10 गीटियां लगाएंगे। अब हमारे पास विभाजित क्या है? 4। तो हम अब 4 गीटियों को 10 में से घटाएंगे, अर्थात 4 गीटियां वहां से हटा देंगे, तो हमारे पास 6 अंक तो विभाजित अंक 4 से बड़ा है, इसलिए एक बार फिर घटाव करेंगे, अर्थात फिर से 4 गीटियां उठाएंगे, तो हमारे पास कितनी बचेंगी? 2। अब यह बाकी बचा हुआ अंक, क्योंकि यह अंक विभाजित अंक 4 से छोटा है, इसलिए शेषफल 2 है और विभाजन फल भी 2 है, क्योंकि हमने 2 बार घटाव की थी।